Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम येट अनदर CTF मशीन सॉल्व करेंगे। इस बार मैं एक विंडोज़ मशीन सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि हमको दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है, लिनक्स प्लस विंडोज़। तो ये HTB हैक द बॉक्स की एक और मशीन है। ये दूसरी मशीन है हमारी हैक द बॉक्स की सीरीज़ में, ऑप्टिमम, जो एक नॉर्मल विंडोज़ मशीन है। लाइक इसमें एक्टिव डायरेक्टरी कोई डोमेन इन्वॉल्व नहीं है। ये स्टैंड अलोन जनरल विंडोज़ मशीन है, तो इसमें जनरल अटैक वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। और विंडोज़ में मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है और HTB की मशीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्रिकी हैं, कभी कभार बहुत एक्साइटिंग मशीन्स हैं, तो इसीलिए हमको विंडोज़ की मशीन भी इक्वली सॉल्व करनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हमारा काम तो हो चुका है, हमने VPN से कनेक्ट कर लिया, हमने उस मशीन की IP भी पता कर ली। जो हमारा ऑप्टिमम है उसकी IP ये है 10.10.10.8। ये मैं याद रखता हूँ, अगर ये नहीं है तो या तो मैं फाइल में स्टोर कर लूँगा। तो सबसे पहले हम nmap स्कैन रन कर लेते हैं सिंपली, एक नॉर्मल सा T5DV एंड सारे पोर्ट्स लेके। और अभी सिंपली इसको रन करते हैं। ये कौन से पोर्ट्स ओपन दिखाता है, -V होता है। अब एक पोर्ट ओपन हुआ, पोर्ट 80। तो अब जाते हैं यहाँ पे HTTP पोर्ट पे, क्या दिख रहा है हमको देख लेते हैं। ओके, HFS है। अगर आपको नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म है HTTP फाइल सर्वर। तो ये हम अलग से भी इन्यूमरेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर ओपन करता हूँ nmap SV सिंपली पोर्ट 80 के लिए। तो अप्रोच यही होना चाहिए आपका कि पहले सारे पोर्ट्स के लिए सरफेस स्कैनिंग कर लो, फिर जो पोर्ट्स ओपन मिलते हैं उनमें अलग से इन्यूमरेट करो, क्योंकि एक ही बार में अगर आप -A लगा दोगे, -SV लगा दोगे तो बहुत टाइम लेगा। जो इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगी, वो भी डिले हो जाएगी। तो इसलिए ये फॉलो करो आप अप्रोच। तो पोर्ट 80 पे मैं -VV सर्विस वर्जन दिखाएगा हमको यहाँ पे। अभी तक फिलहाल एक ही पोर्ट ओपन है। ओके, तो उसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन है HTTP फाइल सर्वर वर्जन 2.3। तो ये एक सिंपल मशीन है, मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप पहले तो आप सर्च एक्सप्लॉइट कर रहे हो इस वर्जन के लिए कि HTTP फाइल सर्वर का कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है क्या। तो मैं जाता हूँ सर्च एक्सप्लॉइट पर। अभी तक के जो सारे स्टेप्स है ना, जो मैं अभी कर रहा हूं, वो सारे सेम है आपके लिनक्स के अप्रोच में भी सेम आप वही करते हो। उसमें जो सर्विस आपको मिलती है उसके लिए एक्सप्लॉइट सर्च करते हो, फिर उसको लगाते हो। RC वाला होगा तो सिंपल वाले होते हैं। तो वही सारा अप्रोच अभी फॉलो हो रहा है। कुछ कुछ चेंजेस आएंगे जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर टाइप करते हैं HTTP फाइल सर्वर, क्या था, वर्जन 2.3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक, यहाँ पर मुझे मिला हुआ है एक, क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक्सप्लॉइट है। 2.3.x कुछ भी होगा तो उसमें रन करेगा। तो मैं इसको कॉपी मतलब मिरर कर लेता हूँ। 49125 मैं जाता हूँ फिर से OSCP लैब HTTP फोल्डर में, यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा। तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब इसका एक्सप्लॉइट स्टडी करते हैं कि ये हमसे क्या मांगेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा एक्सप्लॉइट है, कुछ ज़्यादा करने का है भी नहीं इसमें। सिंपली आपसे आर्ग्यूमेंट मांगेगा, सिस्टम आर्ग्यूमेंट, मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, IP और पोर्ट आई थिंक, एंड देन फिर ये कुछ रन करता है एग्जैक्ट। बहुत ही सिंपल एक्सप्लॉइट है, आप मतलब समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट है, HTTP पाइथन से हो रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको फायर करते हैं। पहले रॉ फायर करते हैं कि देखते हैं कि ये क्या मांगेगा हमसे। यूसेज बता रहा है R पोर्ट R होस्ट, तो मैं R होस्ट देता हूँ पहले, सॉरी 10.10.10.8। R पोर्ट मेरा 80 है और कमांड में जो नॉर्मल विंडोज़ के कमांड्स होते हैं आपको वो डालने हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, आप विंडोज़ मशीन सॉल्व कर रहे हो तो आपको विंडोज़ के कमांड्स डालने हैं, विंडोज़ के कमांड्स अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पर whoami डालता हूँ चेक करने के लिए कि मुझे मिल रहा है आउटपुट, अगर ये काम कर रहा होगा तो आप देख सकते हो कि मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, whoami का आउटपुट नहीं आ रहा है। तो एक काम और करते हैं, कोई और कमांड रन करते हैं, dir, वो भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला एक्सप्लॉइट काम नहीं कर रहा है। और कभी कभार ये हो सकता है कि सर्च एक्सप्लॉइट में जो भी एक्सप्लॉइट दिए हों वो काम ना करें, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट DB के होते हैं, कभी कभार वो काम नहीं करते। कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम्स देखी हैं कि ये एक्सप्लॉइट काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से खुद से ही एक्सप्लॉइट बनाया जो काम करते हैं। गिटहब से वो आपको मिल जाएंगे या किसी और वेबसाइट जो ट्रस्टेड है वहां से भी आपको मिल सकते हैं। तो गिटहब पे मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई एक्सप्लॉइट DB का एक्सप्लॉइट काम नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर केस में, जरूरी नहीं है कि
हर होस्ट पे, हर कॉन्फ़िगरेशन में वो काम करे, तो आप मैनुअली उसको गूगल पे सर्च करो, गिटहब पे देखो कि किसी ने डाला हुआ है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वो चलाओगे तो वो काम करेगा, क्योंकि वो पहले से मशीन सॉल्व होती हैं या वो सिनेरियो सॉल्व होता है, तो वो काम कर सकता है। तो हम भी यही अप्रोच अपनाते हैं, हम भी ऐसी सर्च करते हैं मैनुअली। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर HTTP फाइल सर्वर 2.3 एक्सप्लॉइट। अगर आप गिटहब लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी। देखो जो मैंने यूज़ किया था यहाँ पे रेजेटो का, वो पहला आया है। नीचे मैं सर्च करता हूँ, अगर कुछ और मिलेगा तो। कुछ और तो मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं अगर गिटहब लिखता हूँ, गिटहब पे तो मिल रहा है। अब देखते हैं कि इसका कोड क्या है। कोड अगर वही हुआ, मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है यहाँ पे कोड में, तो ट्राई करते हैं इस वाले एक्सप्लॉइट को। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भी थोड़ा सा चेंज है, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा मिला। मुझे इस एक्सप्लॉइट से जो मिला वो अलग था और ये अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से, और मैं इसको फिर जो अपना एक्सप्लॉइट था उसमें ये चीज़ रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि ये सही था कि मैं सही था। ओके, यहाँ कुछ दिक्कत है। पाइथन 3 के हैं कि पाइथन 4 के हैं ये सिंटैक्स एरर्स। तो स्क्रिप्ट में कोई इशू है और वो इशू मुझे अभी फाइंड करना बाकी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने सर्च किया था सर्च एक्सप्लॉइट पे, मैंने क्या टाइप किया था, HTTP फाइल सर्वर। तो ये स्ट्रिंग हो सकता है कि सर्च एक्सप्लॉइट में मिले या ना मिले, ये हमको पता नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको अलग अलग से लिखो। एक साथ लिखोगे तो वो एक ही स्ट्रिंग लेगा और वैसे सर्च करेगा, तो आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे। अगर आप ऐसे सर्च करते हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले मुझे सिर्फ एक मिला था, अब उस एक को मैंने कॉपी करके रन किया तो वो रन नहीं हुआ। अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देखिए कि एक यहाँ पर मुझे ये एक्सप्लॉइट मिला .py, फिर 1 और 2 दो यहाँ पर और हैं, फिर एक जो हमने यूज़ किया था ये वाला, वो तो काम नहीं किया। तो हम दूसरा वाला ट्राई करते हैं, अभी ये वाला ट्राई करते हैं 39161। तो मैं इसको करता हूँ फिर से मिरर। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्सप्लॉइट अगर आपको मिले तो वही काम करे, और दूसरे वाले भी ट्राई करो, अगर हैं अवेलेबल तो शायद वो काम करेंगे। पाइथन 3 इसको रन करते हैं। इसमें भी वही इशू है, क्योंकि यही सेम स्क्रिप्ट थी जो कि मैंने गिटहब से उठाई और एक्सप्लॉइट DB से उठाई है, वो सेम स्क्रिप्ट थी। अभी ये थर्ड वाला ट्राई करते हैं, अगर ये काम करे तो मैं इस पर वापस आऊँगा, ये वाला एक्सप्लॉइट पे भी, कि क्यों काम नहीं कर रहा है ये वाला, इसमें इशू क्या है। लेकिन तीसरा वाला पहले ट्राई करता हूँ, पाइथन 3 495। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला काम कर रहा है, ये पेलोड ये पावरशेल का यूज कर रहा है। अब विंडोज में यही प्रॉब्लम है कि आप जो पेलोड्स हम यूज करते थे नॉर्मली लिनक्स के केस में, लाइक NC का मेक फिफो या बैश वाला जो नॉर्मल आई से रिडायरेक्ट करते थे, या पाइथन यूज करते थे, PHP यूज करते थे, तो वो वाले यहाँ पर काम नहीं करेंगे। विंडोज के केस में CMD में कुछ भी ऐसा रन नहीं होता, लाइक बैश नहीं है यहाँ पे, बैश शेल नहीं है, नेटकैट नहीं होता इंस्टॉल्ड विंडोज में, ठीक है। और होता भी है तो फिर पाथ में नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है नॉर्मल केस में, तो मान के चलो नहीं ही होता है 99 केस में। तो वो सारे पेलोड्स काम नहीं करते हैं। तो आपके पास एक सिंपल ऑप्शन बचता है पावरशेल यूज करने का, जो कि 90% केस में काम करेगा। और पावरशेल हर समय काम नहीं करता, क्योंकि पुराने वर्जन्स ऑफ विंडोज में पावरशेल होता ही नहीं है, तो उस केस पे पावरशेल भी काम नहीं करेगा। तो आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हालांकि सिंपल मशीन्स में पावरशेल होता ही है, क्योंकि पावरशेल के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। वो रिमोटली कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हमारा शेल भी काम करेगा इसमें। तो इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने कुछ L होस्ट, L पोर्ट, R पोर्ट वगैरह दिया नहीं था, तो यहाँ पर दे देते हैं इसको। मैं फिर से इसको एडिट करता हूँ, एक्सप्लॉइट एडिट करते हैं 4915। तो L होस्ट मेरा लेफ्ट वाला होस्ट क्या था 14.6, और L पोर्ट में 111 ले लूँगा, वहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। और R होस्ट मेरा यही है 10.80 था और 80 ही था। तो हमको नेटकल लिसनर चालू करना पड़ेगा 1111 पे। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसको फिर से रन करते हैं पाइथन 3। कनेक्शन आ गया। और हमने यहाँ पर, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि पावर शेल का जो पेलोड है वो कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पर तो मतलब एक्सप्लॉइट में ही था। तो यहाँ पर अगर मैं रेफ शेल्स पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको विंडोज़ चूज़ करना है, ऑल OS में। विंडोज़ में आप अगर नीचे आओगे तो पावर शेल के बहुत सारे मिल जाएंगे, पावर शेल 1,
2 3 4 4 मिलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस को आपको एनकोड करना पड़ेगा। तो वो कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, एनकोडिंग में प्रॉब्लम हो जाए या बाइट्स वगैरह रीड ना हो। तो इससे अच्छा है कि आप बेस 64 यूज करो, इसमें स्पेसेस सिर्फ 2 होती हैं। तो पावर शेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि बेस 64 में कुछ एनकोडेड अगर है तो उसको डीकोड करके रन कर सकता है वो। तो मेरा फेवरेट यही है, मैं ये यूज करता हूँ मोस्टली केसेस में, ये काम करता है। जब नहीं करता है तो कुछ और करना पड़ेगा, वैसे मोस्टली ये काम करेगा। तो ये आप चूज कर सकते हो। तो रेफ शेल्स में आपको मिल जाएंगे पेलोड्स। अगर उस एक्सप्लॉइट में ही पेलोड है तो काफी अच्छी बात है, वो काम करेगा। तो नहीं करेगा तो यहां से आप देखो, और मैनुअली करके भी बताऊंगा मैं आपको। ये तो हमने डायरेक्टली ले लिया था। देखो देखो पावर शेल खुल चुका है हमारा। लेकिन एक चीज मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पावर शेल का जो शेल होता है उसको आप एज अ स्टैंडर्ड बना के इन्यूमरेट मत करना आगे, क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मतलब नॉर्मल जो हम प्रोग्राम चलाते हैं nc.exe या explorer.exe, notepad.exe, वैसे यहां पर काम नहीं करता, / डालना पड़ता है। और इसका सिंटैक्स काफी ट्रिकी हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनिंग में अगर आप कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा CMD का शेल लो। और वो कैसे लेते हैं, मतलब पावर शेल से CMD शेल कैसे लेते हैं, वो मैं डाउनग्रेड करना बताऊंगा आपको। तो एक शेल तो हमको मिल चुका है, लेकिन हमको एक और शेल चाहिए इसी के अंदर, इसी के साथ, इसी के थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि नेटकैट की बाइनरी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे होस्ट करके, यहां पे लाएंगे और यहां पे उसको रन करेंगे वापस हमारे सिस्टम पे शेल भेजने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं अपने सिस्टम पे जाता हूं यहां पे, और यहां पर मैं CD OSCP टूल्स पे मेरे पास बहुत सारी बाइनरीज हैं। नेटकैट की भी है यहाँ पे nc.exe। तो पहले आप चेक कर लो कि आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट है कि 64 बिट है। तो उसके लिए दोनों अलग अलग बाइनरीज है नेटकैट की। तो यहाँ पर अगर आपको पता चलेगा तो 64 बिट है, तो nc64 मुझे होस्ट करना पड़ेगा। मैं पाइथन से सिंपल HTTP सर्वर चालू करता हूँ। ओके, ये मेरे ख्याल से http.server। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको, अगर आपको रिमोटली फाइल डाउनलोड करनी है ना विंडोज मशीन पे, लिनक्स पे क्या है कि हम लोग wget करते थे या नेटकैट से भी कर सकते थे, कर्ल से भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नेटकैट नहीं होगा, कर्ल हो सकता है, wget नहीं होगा। तो यहां पर आपको पावर शेल यूज करना पड़ेगा फाइल डाउनलोड करने के लिए। उसमें एक कमांडलेट होता है इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, वो आप यूज कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन एक और यूटिलिटी होती है cert util, तो वहां से ये भी रिमोटली कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है। cert util को आप कैसे रन करते हो, ऐसे cert util.exe, और इसमें आप -f ऑप्शन दोगे फाइल के लिए, URL कैश के लिए, और बस यही दोनों ऑप्शन देने आपको। फाइल HTTP, मेरा जो सर्वर का URL है 14.6, और इसमें nc.64.exe यहां से लेगा और किस नाम से सेव करेगा, .exe, nc.exe के नाम से मैं सेव कर रहा हूं। लेकिन एक और बात याद रखना कि इस फोल्डर में आपको राइट परमिशन होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा cert util। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि आया कि नहीं। तो अभी तो कुछ नहीं आया है, और एरर भी नहीं दिखाता है आपको। ये प्रॉब्लम है कि एरर क्या आया वो आपको नहीं दिखाता है, इशू हो सकता है इस केस में आपको। तो ऐसे तो ये रन होता है, ऐसे ही रन होता है, इसके अलावा ऐसे रन नहीं होगा ये। तो देखो ऐसे ही रन हो गया, नॉर्मली मैंने रन किया तो। लेकिन जो कस्टम बाइनरीज होती हैं, अगर आपको अभी वाले डायरेक्टरी से कुछ रन करना है तो ऐसे अगर आप रन करोगे तो नहीं होगा। जैसे मैं nc.exe रन करता हूं और कनेक्शन जाता है मेरा यहां से, तो nc.exe यहां पर आ चुका है। अब मुझे रिवर्स लिसनर सेटअप करना है, rlrap -r 444 पे करता हूं, और यहां पर मैं भेजूंगा अपने मशीन पे 14.6 पोर्ट 4444। और क्या एग्जीक्यूटेबल भेजना है, बाइनरी भेजनी है, बिन बैश नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लिनक्स नहीं है, cmd.exe होगा, ये आपको भेजना है। तो यहां पर आपने देखा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए ये जो सिंटैक्स है वो गलत है। ये सिंटैक्स ऐसे होना चाहिए, ./nc.exe, और अब आप यहां पर इसको पेस्ट करो, तब ये जाएगा और आपको यहां पर शेल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है पावर शेल का सिंटैक्स, इसलिए मैंने बोला कि पावर शेल को यूज मत करो, आपका टाइम ज्यादा खर्च हो सकता है सीखने में, पढ़ने में। इससे अच्छा कि आप नॉर्मल CMD वाला ही देखो। तो देखो मुझे नॉर्मली CMD वाला C वाला मिल चुका है, तो ये ज्यादा ईजी होता है। तो मैं टाइप करता हूं, यहां पर कैट नहीं होगा, टाइप होगा user.txt,
तो ये मिल गया आपको यूजर। तो अब हमारा इनिशियल फुट होल्ड खत्म हुआ है, अब हमको आगे बढ़ना है प्रिवेस्क पे। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। सारे स्टेप्स सिमिलर ही हैं इनिशियल के लिए, बस शेल कैसे लेना है और शेल के टाइप्स क्या होते हैं और उनको शेल ट्रांसफर करने का तरीका, फाइल्स ट्रांसफर करने का तरीका अलग है विंडोज़ पे। उसमें सारी बात आ जाती है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। विंडोज़ का सिंटैक्स काफ़ी कभी कभार ट्रिकी होता है, इसीलिए बस लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अब जाते हैं प्रिवेस्क पे। अब यहाँ विंडोज़ पे एन्यूमरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब धीरे धीरे आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग मशीन चूज करेंगे। लेकिन जैसे लिनक्स पे हम करते थे, कर्नल वर्जन निकालते थे, और कर्नल अगर आउटडेटेड हुआ तो कर्नल एक्सप्लॉइट मिल सकता है हमको, तो वो हम रन कर सकते हैं। तो इस मशीन पे भी हम पहले वो ट्राई करेंगे, कर्नल का वर्जन क्या है, विंडोज़ का वर्जन क्या है, कौन सा बिल्ड है, और उसके अगेंस्ट देखेंगे कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है क्या। तो हम जाते हैं सिस्टम इन्फो, नॉर्मली करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप नॉर्मली सर्च करते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 और बिल्ड 9600, अगर गूगल पे लिखोगे, उसका एक्सप्लॉइट लिखोगे, तो कोई ना कोई आपको एक्सप्लॉइट डीबी वाला मिल जाएगा या गिटहब वाला मिल जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट की नेमिंग अलग अलग होती है, MS10, MS17 इस टाइप से होता है। तो अगर आपको देखना है वैसे भी देख सकते हो, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है आपके लिए जो कि हैंडी हो सकता है। मैं इसको बंद करता हूं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने, सॉरी यहाँ पे टूल्स था, तो टूल्स पे मेरे पास एक पाई फाइल है, विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर। तो ये एक अच्छा सा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो लोकली। ये लोकली चलता है, इसको आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है रिमोट मशीन पे। CD टूल्स, तो मैं करता हूँ Python 3 विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर। तो Python 3 से रन नहीं होगा, ये Python से ही रन होगा। तो दोनों में सेम एरर दे रहा है, तो मैं Python का वर्जन देखता हूँ क्या है। Python वर्जन 3.10 ही है, Python का 3.10 है, तो Python 2 करना पड़ेगा मुझे। विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब मुझे सबसे पहले तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर एक डेटाबेस मेंटेन करता है सारे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वल्नरेबिलिटीज का और उनके रेफरेंसेस का, कि एक्सप्लॉइट आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो ये डेटाबेस मेंटेन करता है जस्ट लाइक सर्च एक्सप्लॉइट, सारे एक्सप्लॉइट्स का, विंडोज के स्पेसिफिक। तो अब एक्सप्लॉइट अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस हमेशा अपडेटेड होना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट सर्च करोगे सिस्टम इन्फो को। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला इसका डेटाबेस खुद का जो ये बनाता है सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लॉइट्स का, दूसरा टारगेट मशीन का सिस्टम इन्फो, जो आपकी टारगेट मशीन है अभी उसका सिस्टम इन्फो। इसको दो आप पूरा कॉपी करके, और अपने डेटाबेस में ये चेक करेगा कि कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स काम कर सकते हैं उस बिल्ड के अगेंस्ट या उस विंडोज वर्जन के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हमको यहां पर एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जो आप बनाते हो अपडेट ऑप्शन से। तो ये डेटाबेस फेच करके पूरा यहां लोकली स्टोर कर देगा एक्सेल शीट में। पहले इनिशियलाइज करेगा ये और फिर डेटाबेस राइट कर देगा इस फाइल में। और अगर इसको देखना है कि ये फाइल कैसी होती है तो मैं जाता हूँ SCP टूल्स, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 2022 एंड labs HTTP ऑप्टिमम, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, तो वहाँ से मैं रन कर लूँगा। तो इस फाइल में आप देख सकते हो कि सारे के सारे एक्सप्लॉइट्स लिस्टेड है। बहुत बड़ी फाइल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ साइज़ यहाँ पर दी नहीं है। आई थिंक मैंने पहली बार यूज़ किया लिब्रे ऑफिस, तो मुझे पता नहीं साइज़ कहाँ देता है ये। लेकिन यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देखो कि कितने सारे एक्सप्लॉइट्स, मतलब वल्नरेबिलिटीज़ हैं, एक्सप्लॉइट्स हो या ना हो। डेट पोस्टेड कब पोस्ट हुआ था, बुलेटिन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने कब निकाला था, क्या नाम होता है, नेमिंग माइक्रोसॉफ्ट का नोमेनक्लेचर अलग होता है, MS से स्टार्ट होता है। बुलेटिन के भी क्या है, सीवेरिटी क्या है इस इशू की, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट है इसका, टाइटल क्या था, और कौन सा प्रोडक्ट अफेक्टेड है, अफेक्टेड कंपोनेंट क्या है, इम्पैक्ट क्या था, और CV नंबर क्या था। और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे ये भी हमको देता है कि कहाँ कहाँ से हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर हो पाए तो। तो ये बहुत अच्छा एक डेटाबेस बनाता है और इसके अगेंस्ट चेक करता है। डोंट सेव, मैं भी नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे फिर से उस फाइल को रन करता हूँ, SCP टूल्स विंडोज। मेरे पास डेटाबेस है तो मैं इसको, अब मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम दूंगा और अब मुझे देना है सिस्टम इन्फो, जो कि मैंने डाला नहीं है।
तो मैं सिस्टम इन्फो पूरा कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक, यहाँ से स्टार्ट है, और एक फाइल में इसको स्टोर करूँगा। इस फाइल में gedit sysinfo.txt कॉपी कर लूँगा, पेस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और सेव कर लूँगा। तो अब मेरी फाइल रेडी है। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ sysinfo.txt, परमिशन डिनाइड, ओके, परमिशन दे देता हूँ मैं इसको एग्जीक्यूटेबल, OSCP टूल्स विंडोज। अब यहाँ पे फिर से वही दिक्कत है, मुझे Python 2 से रन करना है इसे, तो Python 2, ओके, sysinfo माइनस किससे होता है, -i से होता है आई थिंक, या डेटाबेस अभी कुछ -d, ओके, ये इशू आपको आ सकता है, पाइथन की कुछ लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी, तो वो आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद इसको फिर से रन करें। तो पाइथन की वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद फिर से इस कमांड को रन करते हैं। तो डेटाबेस डिटेक्ट हो चुका है, sysinfo भी डिटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इसने पूरा लिस्ट कर दिया कि जो भी एक्सप्लॉइट्स यहाँ पर काम पोटेंशियली कर सकते हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज इसको मिलती हैं, इतनी सारी दिखा रहा है ये, मतलब सब कुछ काम नहीं करेंगी ऑब्वियसली, लेकिन आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सा एक्सप्लॉइट, कौन सा इश्यू मैक्सिमम मशीन्स पे काम करता है। मतलब ये जितनी मशीन्स आप सॉल्व करोगे बार बार कर्नल एक्सप्लॉइट्स की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एक एक्सप्लॉइट, या मतलब जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी आप एक्सप्लॉइट करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी एक वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा काम करती है इन सारी मशीन्स पे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो MS, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये वाला देखिए MS16098 ऊपर से चालू कर रहा हूँ मैं, और ये वाला मैंने चूज इसलिए किया है ताकि आपको पहले बाइनरी मिल पाए इसकी। आप गिटहब पे सर्च करो, एक प्री कंपाइल्ड बाइनरी अगर आपको मिलती है तो अच्छा है, वरना आपको क्रॉस कंपाइलेशन करना पड़ेगा, लाइक विंडोज की बाइनरी बनानी पड़ेगी, एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा लिनक्स सिस्टम पे। तो लिनक्स टू विंडोज करने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्रॉस कंपाइलर चाहिए होता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर इसको पहले देखते हैं कि इसकी प्री कंपाइल्ड मिलती है क्या, हमको मिल गई तो अच्छा है। एक्सप्लॉइट गिटहब पे देखते हैं, exe मिल जाए तो। एक पेज तो है यहाँ पे, इसमें exe है, तो यहाँ पर exe तो है, तो एक एक्सप्लॉइट डीबी का भी पेज है, तो वो भी खोल लेता हूँ, शायद इसमें मिल जाए कुछ प्री कंपाइल्ड। ये C फाइल है, ठीक है। यहाँ पर देखो बाइनरी का लिंक दिया हुआ है, तो कभी कभार अगर आपको एक्सप्लॉइट डीबी में मिल रहा है तो वहाँ पर कुछ यूजफुल लिंक्स होते हैं, तो वो भी चेक करना मत भूलना। तो गिटलैब में इसका बाइनरी था तो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अब क्या करते हैं, इसको भी होस्ट करते हैं, कॉपी डाउनलोड्स 41, तो यहाँ पे कॉपी करना है मुझे करंट में, तो ये हो चुका है। मैं इसको सर्व करता हूँ, python http.server 80, और यहाँ से बंद करना पड़ेगा मुझे। और कहाँ पे था, या तो अब इसको डाउनलोड करता हूँ मैं रिमोट मशीन पे, cert util फिर से -f url cache http 10.10.14.6 41020 था आई थिंक, 41020.exe, उसका नाम देता हूँ मैं exploit.exe। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो सिंपली आपको इसको रन करना है, इस बाइनरी को रन करना है इसका नाम लिख के, और देखते हैं कि क्या देता है हमको। तो एक शेल फिर से खुला है। अब इसमें हुआ मैं ही करता हूं कि ये क्या शेल है, तो आप देख सकते हो एंटी अथॉरिटी सिस्टम, तो प्रीवियस खो चुका है। सिंपली एक कर्नल एक्सप्लॉइट है, ये मैंने डाउनलोड किया गिटहब से, एक्सप्लॉइट डीबी पे सर्च करके गिटहब का लिंक मिला, गिटलैब का लिंक मिला, वहां से डाउनलोड किया, यहाँ पर ट्रांसफर किया और बस इसको रन कर दिया। तो फाइल ट्रांसफर के भी बहुत सारे और तरीके हैं, पावर शेल से भी कर सकते हो आप, तो वो आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। लेकिन ये बहुत सिंपल सी एक मशीन थी, थोड़े विंडोज के कंसेप्ट यहाँ पर काम आए, इसलिए मैंने आपको बताया है, सिंपल से स्टार्ट किया है ताकि शुरू में आपको घबराहट ना हो विंडोज से, आप थोड़े फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद थोड़ी ट्रिकी चीज़ों पर आएंगे। तो अब एंटी अथॉरिटी मिल चुका है, तो अब जाते हैं C यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, अगर होगा तो डेस्कटॉप पे होता है फ्लैग, ओके, टाइप root.txt,
तो रूट भी मिल चुका है, ये आपका फाइनल फ्लैग है, इसको आप सबमिट कर दो, मशीन रूट हो चुकी है। तो बस यही था, सिंपल सी ऑप्टिमम विंडोज मशीन। आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले एन्यूमरेट किया, मतलब एनमैप पोर्ट स्कैनिंग किया, पोर्ट 80 पे एक वल्नरेबल सर्विस मिली, उसके लिए सर्च एक्सप्लॉइट किया, कुछ एक्सप्लॉइट्स काम नहीं किए, कुछ किए। उसमें डिफॉल्ट पेलोड डला हुआ था, लेकिन पेलोड अगर आपको कस्टम चूज करना है तो आप रेफ शेल्स पे जा सकते हो, पावर शेल का बेस 64 पेलोड यूज करो वहां पे, आईपी पोर्ट 2 और नेटकैट पे आपको लिसनर स्टार्ट हो जाएगा। पावर शेल से अगर आपको काम करना मुश्किल हो रहा है तो आप फाइल ट्रांसफर कर लो, एनसी की बाइनरी सर्ट यूटिल से कर सकते हो, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट होती है, और भी होते हैं, मतलब एसएमबी शेयर्स ओपन करके भी आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे रिमोटली, तो वो आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में। लेकिन फिर प्रिवैज में हमने वही कर्नल एक्सप्लॉइट लिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे था, विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर से भी अगर आप चाहते थे तो बिल्ड नंबर से भी कर सकते थे। एक्सप्लॉइट डीबी पे सर्च करो, इन्यूमरेट करो, कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, टाइम तो जाएगा, लेकिन हिट एंड ट्राई वाला ही केस होता है यहाँ पे, बस हम यही कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आगे और CTF वीडियोस आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव। लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस पे व्यूज़ आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं बनाऊं। CTF पे वैसे भी व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन यही मेन चीज़ है, यही प्रैक्टिकल चीज़ है, सबसे हैंड्स ऑन चीज़ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी में, और इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो और बस ऐसे ही देखते रहो, सब्सक्राइब कर देना आगे के लिए भी, बस देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।